साहब जय हिंद। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था सर। चीन का फुजान जो है, जो कि उसका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो सी में उतर चुका है ट्रायल के लिए। कई तस्वीरें चीन ने उसकी जारी भी की और कल एक खबर सामने आई कि भारत का INS विशाल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। उसका प्रोजेक्ट 2030 तक वो भी सामने आ जाएगा। तो ये जो चीन का फुजान है, और खबर ये भी है कि 4थे एयरक्राफ्ट पे भी चीन लगातार काम कर रहा है, उसका भी 50% काम पूरा हो चुका है। तो ये जो चीन की महत्वाकांक्षा है, जो नेवी पे वो लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण सर आप? देखिए, ऐसा है कि चाइना की पहले हमें थोड़ी उसकी मैरीटाइम ज्योग्राफी समझने की जरूरत है। उनका क्या है कि जो साउथ चाइना सी है बहुत ही नैरो है, और ओके सर। उसका जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो पूरे वर्ल्ड ओवर हैं। तो उसको अपने ट्रेड रिलेशंस को बचाने के लिए उसको जो शिपिंग लेन्स हैं उन पे उसका काबू जरूर होना चाहिए। एंड डोमिनेट करने के लिए उसके 2 एरियाज उसके दिमाग में हैं। एक तो है जो कि कहा जाए कि इंडियन ओशन रीजन, और दूसरा जो है वो पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक, वो एरिया है, उसमें वो करना चाहता है। कारण ये है कि उसका जहां आज की तारीख में फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड है, जो कि ताइवान की लाइन में है, वहां तक उसका काबू है। लेकिन अगर तो वो डोमिनेट करना चाहता है पैसिफिक ओशन को, तो उसको गुआम तक के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसी तरह इंडियन ओशन रीजन उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पर्शियन गल्फ से या जो मिडल ईस्ट से जो उसकी ट्रेड है, स्पेशली ऑयल, करीब 71% जो उसका जाता है वो इस एरिया से जाता है। तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन में भी वो इफेक्टिव होना चाहता है आज की तारीख में। जो उसके पास, इसीलिए 1970 के दशक से उसने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि 2 चीजें होती हैं। एक तो आइलैंड होते हैं, वो आपके लिए एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करते हैं। नहीं, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए जो कि आपको पूरा समुद्र में आपको इंडिपेंडेंस दे सके। तो इसलिए 70 के दशक में उसने क्या किया, उसने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदे जो पुराने थे। एक खरीदा उसने जो था वो था जो ऑस्ट्रेलिया का था, RAC मेलबर्न। दूसरा उसको देख के उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, लेकिन जो उसको क्रिटिकल पार्ट चाहिए था वो नहीं मिली। उसने फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करीब 20 साल के अंदर उसने 3 खरीदे, सोवियत यूनियन एंड रशिया से, जो थे वरयाग, मिन्स्क और कीव वाज लास्ट 1990 के दशक में उसने खरीदा। ना ये सब के सब जो है ये जिसको कहा जाए कि कोई उनका इंटरटेनमेंट पार्क बन गया, कोई म्यूजियम बन गया, वो हालत है। लेकिन वरयाग को उसने 1998 से कोशिश की कि उसने पहले उसको 2016 तक उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, पूरी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। और वो मतलब 30 से 60 एयरक्राफ्ट के लिए है, करीब 68 टन उसका 68 टन उसका जो है, जो 1000 टन जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो बड़ा शिप है, मतलब इतना छोटा शिप नहीं है। हमारे बड़े शिप से भी बड़ा है। हमारा विक्रमादित्य भी 45,000 टन वाले हैं, और जो नया विक्रांत आया है अभी 45,000, तो उससे वो बड़ा है। फिर उसने क्या, ये 2016 में उसका शिप ऑपरेशनल हो गया। उसने अगला शिप बनाया जो कि था शेनडाउन 2019 में ऑपरेशनल हो गया, जो करीब और भी बड़ा, करीब 60 से 70,000 टन का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब 2024 में जो सी ट्रायल को फुजियान की चल रही है, ये जो है ये इसमें काफी उसने अच्छे किए हैं, और इसको उसने इस तरह से बना दिया करीब 80,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ा शिप है। हालांकि आज की तारीख में वो नेवी पे देखो, अगर आप उसको एक नैरो पर्सपेक्टिव में ना देख के अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो चाइना अपनी नेवी पे बहुत काम कर रहा है।
जो PLAN बिल्कुल नेवी सर। कहलाती है, उस पर काफी काम कर रहा है। 2030 तक कर 435 शिप की नेवी वो बन जाएगी। आज की जी तारीख में भी उसके शिप जो है नंबर अमेरिका से भी ज्यादा है। हालांकि ये बात दूसरी है कि जो जो स्पेस है, डेक स्पेस, वो अभी भी बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले में। और हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि चाइना की के एफर्ट इंडिया को तो, इंडियन ओशन को तो डोमिनेट करने के हैं ही हैं। असली उसकी जो जी लड़ाई है इस सिलसिले में वो यूएस के साथ है। तो यूएस की नेवी को वो ओके जो है उनके उनसे मुकाबला करना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे कि हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर उसने कहीं ताइवान पे कब्जा कर लिया तो अगला उसका टारगेट क्या होगा? गुआम के पास। उसने जो जी कुछ मार्शल आइलैंड वगैरह पे भी उसने अपना स्पेस कर लिया है। अगर आप देखिए कि इंडियन ओशन में उसका जी इंटरेस्ट, जो जैसा मैंने बताया, उसने उसके लिए उसके 2-3 उसने जगह ढूंढ रखी है। एक है जिबूटी में उसका बेस है, ग्वाडार में उसका बेस जी है ना? तो इस तरीके से, और उसने भी बांग्लादेश और म्यांमार में बेस बना लिया है। तो चाहे वो सोनाल्डिया हो, चाहे बांग्लादेश में, या कोकफू हो जो इधर है, कोको आइलैंड कॉक्स बाजार में, कोको जी नहीं, जी कोको के ऊपर, कोको तो है ही है, कोको पे तो जी सिर्फ एयर स्ट्रिप है। कोकफू आइलैंड उसका जो है एक नेवल बेस उसने ले रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जी लिए। तो इस तरह से उसका जो इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है वो ज्यादातर, हम्बन टोटा उसके पास है, हम्बन टोटा भी बिल्कुल उसके सर। पास है। तो हम्बन टोटा, ग्वाडार और जिबूटी मिला करके इंडियन ओशन में उसके पास रिपेयर बेस्ड फैसिलिटीज हैं। और उसको जी जरूरत क्या है कि जिससे कि वो डोमिनेट कर सके इस एरिया में जो उसकी शिपिंग है। क्योंकि इस एरिया में हिंदुस्तान की नेवी अभी भी पावरफुल है, नॉर्दर्न बिल्कुल सर। इंडियन ओशन में। तो ये चीज है। तो मेरा अपना मानना है कि जो नेवी की उसकी जो है, उसको उसने सोच लिया है कि भाई अगर हमको दुनिया में बड़ी ताकत बनना है तो मैरीटाइम फोर्स में हमको आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान के साथ उसका एक और ओके चीज गौर करने वाली है कि नॉर्दर्न में अगर कुछ अगर किया जाएगा, उसने कोई हरकत की जैसे गलवान में किया था, तो इंडिया आज की जी तारीख में उसको मैरीटाइम डोमेन में ट्रबल कर सकता है। क्योंकि हमारा जो ठीक है। ज्योग्राफी ऐसी है कि जो हमारा ग्रेट जी निकोबार आइलैंड है वो मलाक्का स्टेट के ऊपर वैसे बैठा है जैसे बोतल के ऊपर कॉर्क होती है। तो अगर जी वो कॉर्क बंद कर दी जाए तो उनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल सर। जो शी जिनपिंग के प्रेडिसेसर थे हु जिनटाओ, उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसको वो बोलते थे मलाक्का डिलेमा, कि भाई मलाक्का हमारे लिए सर की एक गले की फांसी है। तो इसलिए उसने क्या जी कोशिश की, उसने कोशिश की ग्वाडार को डेवलप करने की। तो वहाँ बलूचिस्तान हो गया जी कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। फिर उसने क्राफ्ट स्टमस के लिए उसने $6 बिलियन दिए हैं। क्योंकि जो साउथ ऑफ थाईलैंड है वहाँ वो एक नहर बनाना चाहता है जिससे कि मलाका को वो बाईपास कर सके। लेकिन अभी तक वो जी फ्रक्टिफाई हुई नहीं है। तो ये ओके एक मोटे तौर पे है। ठीक है। और लेकिन हम सबमरीन में भी देख रहे हैं सर, लगभग 70 के आसपास सबमरीन भी बना रहा है और भी निर्माण चल रहा है। तो उस लिहाज से भी चीन बहुत आगे निकलना चाहता है। बिल्कुल, मैं भारत को लेकर आपने चाहूंगा क्योंकि हम आपने जो बोला 17-18 के आसपास पहुंचे हूं। मैं जी उसमें एक उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उसके एसएसएन और एसएसबीएन्स, मतलब जो जी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन जो है, एसएसएन जो जिसको कहा जाए सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो एसएसबीएन्स हैं, वो दोनों जी उसने एक तो उसने क्या किया है, पहले उसका पूरा डिप्लॉयमेंट जो था नॉर्थ साउथ चाइना सी में था, किसके अगेंस्ट? जी ताइवान के अगेंस्ट, या ठीक कुछ है। हद तक जापान के अगेंस्ट। अभी वो नीचे आ गया है हेनान आइलैंड में, उसने, जो कि साउथ में है। और जी उससे उसकी जो सबमरीन्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इंडियन ओशन में घूमती हैं। ओके क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें कोई वाइब्रेशन वाइब्रेशन तो ज्यादा होते नहीं है। तो उनको पकड़ जी पाना मुश्किल है और काफी देर तक उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लंबी है। तो वो इसमें आ ठीक जाती है। है। लेकिन अगर आपको अभी तक उसकी हिम्मत ये नहीं पड़ी है कि उसके जो ये जब फुजियान आएगा तब वो जी शायद जी इंडियन ओशन में आने की हिमाकत करेगा। तो हम लोगों ओके को सर। तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। और हमारी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से काफ़ी इनएडिक्वेट है उस लिहाज से।
बस एक पॉइंट और सर, क्योंकि एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है साउथ चाइना सी में, जहां स्क्वाड बनाया गया है, जहां स्क्वाड में फिलीपींस को तरजीह दी गई है, भारत को वहां पे तरजीह नहीं दी गई है, और एक मिलिट्री अलायंस हम उसे बोल सकते हैं। तो क्या यही वो एक कारण है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि आने वाले वक्त में हमें चीन से टकराना होगा, तो एक एशियन नाटो का गठन, जिसे हम स्क्वाड भी बोल सकते हैं, उसका किया जाए। खबरें यहाँ तक हैं कि सिंगापुर, वियतनाम से भी बातचीत चल रही है कि आप भी हमें ज्वाइन करिए इसके अंदर। उस लिहाज से देखें सर स्क्वाड को। हाँ, क्वाड 2 आपके मतलब का मतलब है क्वाड 2। क्वाड 2 जो क्वाड टू। बनने के पहले तो क्वाड 1 था, जिसमें कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस थे, और क्वाड 2 जी में जी अब जी जो है वो उसमें वो ये इन देशों को भी ले रहा है। जी। देखिए, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि चाइना के अगेंस्ट आप तैयारी रखो। नाउ बिल्कुल सर। इंडिया ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम तो रूल बेस्ड नेविगेशन की बात करते हैं। तो जी जो पहला क्वाड है वो छोटे छोटे देशों के लिए एक उसका इकोनॉमिक उद्देश्य था। अभी जी क्या है कि ये देश जो है ये भुक्तभोगी हैं, चाहे फिलीपींस हो चाहे वियतनाम हो। चीन इनके जी साथ दादागिरी दिखाता है। ताइवान तो बिल्कुल उसके बिल्कुल टारगेट पे, जिसको कहा जाए कि उसके ऊपर उसकी टंगी हुई है। तो इसलिए जी ये जो देश हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नया क्वाड बन रहा है, ये इसका जैसे पहले ऑकस बना था। ऑकस क्या था? जी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके मिल करके। तो बिल्कुल ये सर। एक इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाई थी इस एरिया के लिए। तो लेकिन इसमें कहा जाए कि ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूके नेवी के लिए बहुत एरिया दूर है और इतने ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते। तो जी इन्होंने कहा कि हम लोकल लोगों का ये करते हैं। तो ये जो इस तरह से जो नया ये बन रहा है, अभी बना नहीं है, मतलब जी। अनाउंस नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन कोशिश हो रही है। जी। क्योंकि फिलीपींस पहले आप याद करो कि ये बेस था। अच्छा, जापान ओके। फिर से जो रीआर्म हो रहा है। तो जी इसलिए चाइना को उधर से मैरीटाइम डोमेन से दबाने के लिए ये पूरे प्रयास चल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जिससे कि वो ताइवान में हिमाकत ना करे। क्योंकि ताइवान में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जी। अमेरिका के मेन इंटरेस्ट गुआम और मार्शल वो सब जो है, हवाई तक उसको खतरा बिल्कुल। पैदा हो जाएगा। ठीक है सर। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, एक पॉइंट और समझाइएगा मुझे, क्योंकि कल वेदांत पटेल अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पुतिन की जो चीन की यात्रा है उस पे एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि चाइना को इस सोचना होगा कि आप दो नावों में पैर रखकर नहीं चल सकते, आपको एक चुनना होगा, या तो यूरोप या रूस। क्या ये इंडिकेशन है ये तमाम वर्ल्ड के लिए कि वो वक्त आ गया है कि आपको अब दो गुटों में दुनिया बंट रही है, उसमें से एक चुनना है, या हम हट कर देखें ये इसको? देखिए देखिए आप अगर आप गौर से करो तो ये अमेरिका का हमेशा से इंटरेस्ट है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जी किस तरह से रशिया के की जो, पहले आप एडवांटेज सोच लो रशिया की। रशिया का एक तो साइज बहुत बड़ा है, उसके जी रिसोर्सेज बहुत हैं। तो इसलिए उसका पोटेंशियल टू बिकम अगेन अ ग्रेट पावर इज वेरी मच देयर। हालांकि जो यूक्रेन वॉर की वजह से उसको काफी नुकसान हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को भी जी। नुकसान हो रहा है, उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी ताकत अभी भी है। तो बिल्कुल सर। अमेरिका अगर डोमिनेट वर्ल्ड को करते रहना चाहता है, तो उसको इस तरह से प्रयास करना पड़ेगा कि जो दुनिया की बाकी पावर्स हैं वो रशिया को अलग थलग करने की कोशिश किया जाए। उसने इंडिया के साथ भी प्रयास किया, इंडिया ने नहीं माना। अभी वो चाइना जी के साथ कर रहा है। मेरे मेरे मुझे पूरा यकीन है कि चाइना भी नहीं मानेगा। क्योंकि आजकल बिल्कुल सर। दिखाने को ये चाइना की ट्रेड जो चाइना का ट्रेड रशिया अमेरिका से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो जी दबका दे रहा है। लेकिन चाइना, मेरा अपना ख्याल है कि जो उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनकी वजह से वो नहीं मानेगा। और ये ओके। धमकी तो वो देते हैं, सबको देते हैं, मिडिल ईस्ट में दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि भाई ईरान के साथ जाओगे तो इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा देंगे। जहाँ चाबहार पे हमने साइन किया, उन्होंने कहा कि इंडिया को सोचना पड़ेगा कि सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये दुनिया दो गुटों में बट क्या रही है, बटी हुई थी। बीच में कुछ ये जी ऐसे भी जो इंडिया जैसे स्विंग स्टेट्स बन गए कि जो रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, क्योंकि दोनों के
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करते थे। लेकिन ये जी चीज सर। चलती रहेगी, ये कोशिश जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से ब्रिंकमैनशिप, ये चलती रहेगी। ओके। और अमेरिका कोशिश करता रहेगा कि चाइना को रूस से खींच सके, लेकिन खींच सकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट चाइना का आ जाता है कि ताइवान में अमेरिका उसके खिलाफ है। तो भाई आप बिल्कुल कैसे सुन सर। लोगे उसकी बात? आप एक दूसरा दूसरा क्वाड बनाने के चक्कर में ऑकस बना लिया आपने, I2U2 बना लिया, तो आप उसके इंटरेस्ट जी, को आप एक तरह से दबका रहे हो और उसको कोशिश ये कर रहे हो कि वो वो आपकी साथ बात में भी भी सुन रहे। ले। नहीं सुनेगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर। थैंक यू, शुक्रिया, समय दिया सर आपने, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद।